Hi, this is Komal Chaudhary and I welcome to all at the YouTube channel GS 365। आज का सेशन हमारा करंट अफेयर्स का है, जहां हम हर रोज कवर करते हैं MCQ के फॉर्मेट में अपने करंट अफेयर्स को रिगार्डिंग द अपकमिंग एग्जाम विच इज़ वेरी ऑब्वियस RRB एंड दिल्ली पुलिस एंड और all targeted government exams. So without any single delay we will start our session. Very first question, and the first question is this. ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन है कि ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन अधिनियम 2025 के तहत निम्नलिखित में से ऑनलाइन गेम प्रतिबंधित हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है सॉरी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित है, उससे रिलेटेड एक अधिनियम आया है जिसमें क्या क्या प्रोविजन है, उस बेस पर एक क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा है ई स्पोर्ट्स एंड ऑनलाइन संशोधन गेम दोनों प्रतिबंधित हैं। केवल ऑनलाइन सोशल गेम्स प्रतिबंधित हैं, सभी ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट प्रतिबंधित हैं, सभी प्रकार के ऑनलाइन मनी गेम्स प्रतिबंधित हैं। तो आपके सामने ऑप्शन है, आपके सामने क्वेश्चन है, तो आप अटेम्प्ट कीजिए अपना क्वेश्चन। तब तक हम डिस्कस कर रहे हैं अपना क्वेश्चन। तो इस अधिनियम के माध्यम से, जिसकी हम बात कर रहे हैं, कौन सा अधिनियम? ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन अधिनियम 2025। यानी कि सिंपल से लॉजिक समझिए, ये कोई कैसा अधिनियम है? विनियमन अधिनियम है, यानी कि ये रेगुलेट करने वाला अधिनियम है। किसको रेगुलेट करेगा? ऑनलाइन गेमिंग को। यानी कि इसका पर्पज है कि ऑनलाइन गेम को रेगुलेट करना और साथ ही साथ जो ऑनलाइन गेम्स हैं उनको बढ़ावा भी देना है, राइट। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन हमारे प्रतिबंध से जुड़े हुए हैं, तो इस एक्ट के माध्यम से कुछ गेम्स को प्रतिबंधित भी किया जाएगा। तो कौन कौन सी चीजें हैं जो प्रतिबंधित यहाँ पे किए जाएंगे? ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा है कि सभी प्रकार के ऑनलाइन मनी गेम्स वाले जो एप्लीकेशन रहेंगे वो प्रतिबंधित इस एक्ट के माध्यम से किए जाएंगे। यानी सभी प्रकार के ऑनलाइन मनी गेम्स पर यह अधिनियम क्या करता है? प्रतिबंध लगाता है। सिंपल सा हमारा आंसर कौन सा होगा बेटा? हमारा सिंपल आंसर यहां पे आएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर 4 यहां पे राइट आंसर है। यानी सभी प्रकार के ऑनलाइन गेम जो होंगे, जो मनी गेम्स होंगे, यानी कि मनी रिलेटेड जो गेम्स होंगे, मनी गेम्स, ठीक है, वो सब क्या होने वाले हैं? वो सब प्रतिबंधित होने वाले हैं। सिंपल सी बात है, आपको याद रखनी है। डन। पर्पस क्या है बेटा? क्यों किया जा रहा है? जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर है, उसको सिक्योरिटी देने के लिए यह सब किया गया है। यानी कि उपभोक्ता की सुरक्षा के उद्देश्य से, ठीक है, इन सबको यानी कि प्रतिबंधित किया गया है। आप सभी को पता है कि जो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री है वो लगातार बूम कर रही है, लगातार ग्रो कर रही है। इसी बीच जो उसको कंज्यूम करते हैं, जो उसके कस्टमर हैं, उनके इंटरेस्ट को सेव करने के लिए इस अधिनियम को लाया गया है। तो यह अधिनियम क्या कर रहा है? सभी प्रकार के ऑनलाइन मनी गेम्स को क्या करेगा? प्रतिबंधित करेगा। डन, क्लियर पॉइंट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत है कि ई स्पोर्ट्स ऑनलाइन सोशल के लिए प्रतिबंध करता है, ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। डन, क्लियर पॉइंट यहां तक। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बताइए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी कि RRB रीजनल रूरल बैंक, क्या बेटा? रीजनल रूरल बैंक, फुल फॉर्म रहेगी रीजनल रूरल बैंक, की संरचना के बारे में बताइए। जो रूरल बैंक हैं उनकी संरचना किस प्रकार होती है, किस प्रकार उनका जो शेयर होता है, परसेंटेज शेयर किन किन के बीच डिवाइड होता है, इन सब से रिलेटेड यह क्वेश्चन है। यानी कि रूरल बैंक जो होते हैं, रीजनल रूरल बैंक, RRB क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इन बैंकों की संरचना किस प्रकार होती है, बिल्कुल बेसिक। यानी जब आप रूरल बैंक पढ़ेंगे ना, तो बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक इंफॉर्मेशन है कि भाई संरचना किस प्रकार बनती है। उसके आधार पर आपके सामने क्वेश्चन रखा गया है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आप गलत करते तो जैसे हलवा एंड यू आर वेरी इन क्रिटिकल सिचुएशन। अगर आप ये भी नहीं कर पाए, क्योंकि ये बेसिक है, आपको पता होना चाहिए कि जब हम रूरल बैंक पढ़ रहे हैं तो रूरल बैंक का स्ट्रक्चर क्या होता है, किसका शेयर कितना होता है। तो हमारा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 51% भारत सरकार यानी केंद्र सरकार की बात हो रही है, 49% राज्य सरकार की हो रही है। भारत सरकार, राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक के द्वारा 33% होता है, या फिर प्रायोजक सार्वजनिक बैंक क्षेत्र के बैंक द्वारा 100% होता है, या 50% सरकार द्वारा, 15% राज्य सरकार द्वारा और 35% प्रायोजक बैंक द्वारा। प्रायोजक बैंक क्या होते हैं? जब हम बात कर रहे हैं क्षेत्रीय बैंक, तो क्षेत्रीय बैंक बेटा किसी बैंक के द्वारा ओपन किया जाता है।
ठीक है। जब कोई बैंक अपनी सब जो क्या होती है ब्रांच ओपन करते हैं, रूरल बैंक ओपन करते हैं, तो कुछ शेयर अपना रखते हैं उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सिंपल सा ऑप्शन है, सिंपल सा आंसर हमारा रहने वाला है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। जब हम आरआरबी की बात करते हैं तो आरआरबी में सबसे ज्यादा शेयर होता है केंद्र सरकार का, केंद्र सरकार होगी ये, ठीक है। जब बात करें सरकार तो केंद्र सरकार का शेयर होगा 50%, 15% राज्य सरकार का होगा जिस भी स्टेट में ओपन होगा, और 35% होगा प्रायोजक बैंक, जिस बैंक के द्वारा उसे ओपन किया जा रहा है उसका कितना होगा, 35% शेयर होगा, ठीक है। तो ये हमारे आरआरबी की जब हम बात करते हैं, रीजनल रूरल बैंक की बात करते हैं, उसके शेयर होल्डर्स इस तरीके से होते हैं, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का, 15% स्टेट गवर्नमेंट का, और 35% प्रायोजक बैंक जिसके द्वारा उसको खोला जा रहा है, ठीक है साहब, डन, क्लियर, राइट। तो इसका उद्देश्य क्या होता है, तो सिंपल सी बात है कि जो प्राइवेट बैंक होते हैं वो काम करते हैं लाभ कमाने के लिए। आप सभी को पता है कोई भी प्राइवेट संस्था जब या मैं ओपन करूं या आप ओपन करें तो हमारा प्राइमरी पर्पस होता है कि हम खुद के लिए लाभ कमाएं, पैसा बनाएं। बट जब सरकार कोई काम करती है, सरकार का प्राथमिक उद्देश्य होता है जन कल्याण, सामाजिक कल्याण, ठीक है। तो इसी उद्देश्य के साथ प्राइवेट बैंक होते हैं वह रूरल एरिया में जो दूर दराज के इलाके होते हैं वहां पर अपनी शाखाएं, अपनी ब्रांचें ओपन नहीं करते हैं। तो क्या होता है, सरकार आगे आती है और ऐसी संस्थाएं ओपन कराती है। तो सिंपल इसका उद्देश्य क्या है, ग्रामीण या अर्ध शहरी जो क्षेत्र होते हैं वहां पर ऋण उपलब्ध कराएं, ठीक है। इस उद्देश्य के साथ ग्रामीण बैंकों की स्थापना की जाती है। विशेष रूप से हम जब बात करें तो जो छोटे किसान हैं, खेतिहर मजदूर हैं, जो कारीगर होते हैं छोटे छोटे, उन सबको ध्यान में रखने के उद्देश्य से उन सबको लोन प्रोवाइड हो, आसानी से ऋण उपलब्ध हो। और जो इतिहास में चलता आ रहा है कि जो जमींदार होते हैं वो ऋण लेना और ऋण के दुष्चक्र में किसानों को फंसा लेना, उन सब चीजों से उनको बचाने के उद्देश्य से इन सब ये चीज व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है, ठीक है। तो बात करें हम इसकी स्थापना को, तो आरआरबी को बेटा 1975 में स्थापित किया गया था। कब किया गया था, 1975 में एक अध्यादेश लाया गया था, अध्यादेश के माध्यम से इसको स्थापित किया गया था। सबसे पहले आप याद रखेंगे अध्यादेश आया था 1975 में, ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है। 1975 में पहले अध्यादेश लाया गया, बाद में बैंक अधिनियम 1976 के तहत बाद में नया एक एक्ट आया, बैंक अधिनियम, इसके बाद बैंक अधिनियम 1976, बैंक अधिनियम 1976 जिसके तहत आरआरबी को स्थापित किया गया। सिंपल, अगर हम स्थापना की बात करें तो आरआरबी के लिए बेटा पहले एक अध्यादेश लाया गया, सिंपल, राइट। उसके बाद स्थापित करने के लिए बैंक अधिनियम 1976 में स्थापित किया गया। यानी सिंपल क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है रीजनल बैंक कब स्थापित हुई, तो 1975 में अध्यादेश के बाद एक अधिनियम लाया गया, तब उसको स्थापित किया गया। 1975 ऑप्शन में आएगा तो ये लगाएंगे, ये नहीं तो 1976 लगाएंगे, ठीक है, 1976 लगाएंगे, दोनों आप याद रखेंगे बट क्लियर, राइट। यहां तक आप क्लियर है, कोई दिक्कत। अब आते हैं थोड़ा सा हम कि इसको रेगुलेट कौन करता है। भाई जब बैंक है तो रेगुलेट कौन करेगा, सिंपल, कौन करेगा, आरबीआई। रेगुलेट कौन करता है, रेगुलेटेड बाय आरबीआई। कौन रेगुलेट करेगा, बाय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको रेगुलेशन किया जाता है, विनियमन इसका किया जाता है। वहीं इसका जो ऑब्जर्वर होता है, ऑब्जर्वर एक होता है नबार्ड। नबार्ड एक संस्था है, एनबीएफसी संस्था है नबार्ड, जो कृषि के लिए काम करती है, कृषि अनुसंधान और इन सब में फाइनेंस करने में उसका विशेष योगदान रहता है, ठीक है, क्लियर पॉइंट, ठीक। तो नबार्ड में क्या होता है, जो बैंकिंग व्यवस्था होती है और कुछ सहकारी, दोनों ही विशेषताओं को लेकर वो चलती है। विशेषकर कृषि क्षेत्र से वो जुड़ी हुई एक संस्था है जो जिसमें बैंकिंग जैसी व्यवस्था भी आपको देखने को मिलेगी, और कहीं कहीं जो व्यवस्था है सहकारी बैंक जैसी व्यवस्था भी यहाँ पे नबार्ड में आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे नबार्ड नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हमारा पर्पस था रीजनल बैंक आपको बताना। हाँ, क्लियर पॉइंट, डन, ठीक है, क्लियर पॉइंट। चलिए आते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अमेजन की फ्लाइंग रिवर का सबसे अच्छा एग्जांपल है या सबसे अच्छा वर्णन करता है। अमेजन की फ्लाइंग रिवर, ठीक है, एक वर्ड है अमेजन की फ्लाइंग रिवर। इसके लिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अमेजन की फ्लाइंग रिवर का सबसे अच्छा वर्णन करता है, यानी कि कौन सा जो डेफिनेशन है वो इस वर्ड को अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करता है। अमेजन में कृषि के लिए बनाई गई कृत्रिम सिंचाई प्रणाली, क्या ये सही है। अमेजन बेसिन में नमी का वायुमंडल में परिवहन और पुनर्चक्रण की प्राकृतिक घटना है एक। अमेजन और एंडी क्षेत्रों को जोड़ने वाली भूमिगत जल चैनल है जिसे ये कहा जा रहा है, या फिर एंडीजन में ग्लेशियर के पिघलने से बनने वाली मौसमी नदियां हैं, ठीक है। तो इस वर्ड को सबसे ज्यादा डिफाइन कौन करता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, करंट में है इसलिए आपके सामने भी है, और जब चीज मैंने कहा करंट में है तो वो ऑब्वियस सी बात है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं हमारे स्टैटिक पार्ट से, ठीक है। एक की पॉइंट आप की चीज याद रख लीजिए कि जो चीज हमारे अभी राइट में करंट में है,
ठीक है। तो उसका हिस्टोरिकल पार्ट यानी हिस्ट्री कुछ है, उसका ज्योग्राफी कुछ है, पॉलिटिक्स का कुछ है, तो वहाँ से हमारे क्वेश्चन निकलते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कि पॉलिटिक्स से क्वेश्चन आया था, ये ज्योग्राफी से आया था, ये हिस्ट्री से आया था। तो जो करंट में स्टेट आज के डेट में है उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका स्टैटिक पार्ट क्या है, उसका जीके का पार्ट क्या है, हिस्ट्री पॉलिटिक्स ज्योग्राफी क्या है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए, वहीं से क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बनते हैं। ठीक है। तो भाई मेरे राइट ऑप्शन हमारा है कि यह अमेजन बेसिन में, राइट ऑप्शन हमारा है 2। सेकंड, तो अमेजन बेसिन में नमी का वायुमंडल में परिवहन, नमी जो है उसका वायुमंडल में परिवहन और पुनर्चक्रण की एक प्राकृतिक घटना है जिसे हम बोलते हैं अमेजन की फ्लाइंग रिवर। ठीक है। तो अमेजन बेसिन में नमी का वायुमंडल में परिवहन, या जो अमेजन बेसिन में नमी होती है, जब पानी जलता है और एवापोरेशन होता है तो नमी क्या होती है, वायुमंडल में परिवहन करती है, चलती हुई दिखाई देती है। ठीक है। और वापस से सर्कल पूरा करना, तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है जिसे हम बोलते हैं अमेजन का फ्लाइंग रिवर। क्लियर पॉइंट? ठीक है, डन, राइट। थोड़ा सा और बढ़ेंगे तो अमेजन और एंडीज क्षेत्रों में जोड़ने वाले भूमिगत जल चैनल, एंडीज में ग्लेशियर्स के पिघलने वाली मौसमी नदियां, ये सब हैं। बट सबसे ज्यादा जो हमारा इस वर्ड को जो डिस्क्राइब करता है वो ये वाला डेफिनेशन करता है। हालांकि ये वाला भी ठीक है और यहाँ पे ये वाला ऑप्शन भी ठीक है, यानी कि ये भी एक वही घटना को दर्शा रहा है, यह भी उसी घटना को दर्शा रहा है। जब एंडीज में ग्लेशियर पिघलते हैं तो क्या होता है, इवेपोरेशन होता है और उसको हमें चलता हुआ दिखाई देता है। इवेपोरेशन जो नमी है वो चलती हुई दिखाई देती है, उसी को ये डिस्क्राइब कर रहा है। यहाँ भी अमेजन एंडी क्षेत्र में क्या होता है, ये भी एक जोड़ता हुआ दिखता है चैनल को, जल चैनल जुड़ा हुआ सा दिखता है, वो भी सेम चीज दिखा रहा है। लेकिन यह जो कोवर्ड है, कोवर्ड निकला बेटा अमेजन बेसिन का जो नमी है, उसका जो एरिया है, वहां पर जो नमी है उसका संचलन हमें जो दिखता है उसके लिए हम ये वर्ड डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है। यानी कि ऑप्शन 2, 3, 4 सही हैं, बट सबसे ज्यादा बोलते हैं, सबसे उत्तम, सबसे अच्छा जो डिस्क्राइब कर रहा है वो सेकंड वाला यहां पर कर रहा है। ठीक है, क्लियर पॉइंट है? समझ में आ गया ना कि जो वाष्पीकरण, जो हमारा वहाँ पे वाष्पीकरण हो रहा है, यानी कि जो हमारा इवेपोरेशन होता है उससे जलवाष्प बनती है, वो हवाओं के द्वारा दूसरे क्षेत्रों में जाती है, और इससे हमें लगता है कि जो अमेजन की जो इससे अमेजन की वर्षा, जलवायु पैटर्न, इन सब में वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये सब आपको पता है। ठीक है। दूसरी चीज, आप आगे आइए, जब हम बात कर रहे हैं, हमने बात किया वाष्पोत्सर्जन, तो जब हम उस क्षेत्र में वनों की कटाई होगी तो उसको प्रभावित करेगा, है ना। ठीक है ना। तो एवापोरेशन ज्यादा होगा तो हमें कहीं ना कहीं ज्यादा होता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, क्लियर पॉइंट? चलिए, राइट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायोस्टिमुलेटर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बायोस्टिमुलेटर्स एक वर्ड है, इसके बारे में जानना है। बायोस्टिमुलेटर्स को आधिकारिक तौर पर एक प्रकार के उर्वरक के रूप में वर्गीकृत किया है। ठीक है। स्टेटमेंट पहला कह रहा है कि यह एक क्या है, यह एक उर्वरक है। ठीक है। एक उर्वरक के रूप में स्थापित वर्गीकृत किया गया। ठीक है जी। बायोस्टिमुलेटर्स प्राकृतिक शारीरिक प्रक्रिया को, ये समझेंगे, उत्तेजित करके पौधों की वृद्धि में सुधार करता है। ठीक है। तो यहाँ एक कीवर्ड है उत्तेजित करके पौधों की वृद्धि में सुधार करना। ह्यूमिक एसिड, समुद्री शैवाल के अर्क और लाभकारी बैक्टीरिया बायोस्टिमुलेटर्स के रूप में कार्य कर सकते हैं। ठीक है जी। सभी बायोस्टिमुलेटर्स विशेष रूप से पशु प्रोटीन स्रोतों से प्राप्त होते हैं। कितने कथन यहाँ पे सही हैं? ऑप्शन हमारे ये रहे। ठीक है। तो कौन कौन से कथन यहाँ पे सही हैं हमें ये देखने हैं। पहले हम बात करेंगे बायोस्टिमुलेटर्स क्या है। ठीक है। तो ऑप्शन हमारा है सिंपल सा, आपको पता चल जाएगा जब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे बायोस्टिमुलेटर्स क्या है, यह क्या काम करता है। तो बायोस्टिमुलेटर्स एक जो सस्टेनेबल जो खेती होती है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह जो पौधों की वृद्धि और जो उसकी सहन शक्ति है, जो प्राकृतिक नेचुरली उसकी सहन शक्ति है, उसको बढ़ाता है। ठीक है। तो जैसे कि हमारे हो गए, जैसे कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है ना, तो कुछ पौधे होते हैं जो बहुत सेंसिबल होते हैं, उसको सहन नहीं कर पाते हैं, कुछ होते हैं सहन कर पाते हैं। तो जो बायोस्टिमुलेटर्स है, सिंपल वर्ड में मैं आपको बताऊं, बायोस्टिमुलेटर्स पौधों की उस सहन शक्ति को, जो एडेप्टेबिलिटी की सहन शक्ति होती है, उसे बढ़ावा देने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। यानी कि उसे बढ़ावा देता है, ये सहन शक्ति को बढ़ावा देना। सिंपल सी बात है, इतना ही, उसे तो समझना, इससे ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। तो यह जो हमारे नेचुरली जो उर्वरक हैं, कीटनाशक है, उसके विपरीत, उसके अगेंस्ट, उससे अलग है। तो ये प्रकार का वायु उर्वरक नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। एक प्रकार का उर्वरक नहीं है, उर्वरक से दूसरे प्रकार का, अलग प्रकार का ये चीज है। ठीक है। तो यह सूक्ष्मजीव और प्राकृतिक अर्क सहित, सूक्ष्मजीव और प्राकृतिक अर्क सहित अनेक जो रूप में कार्य कर सकता है।
ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है। क्लियर पॉइंट। मैंने आपको पहले बताया कि यह पौधों में पोषक तत्वों को अवशोषण करके उनकी सहन शक्ति को बढ़ाता है। जब सहन शक्ति बढ़ेगी तो फसल उत्पादकता में सुधार आएगा, क्योंकि अब जो पौधा है वो उस टेम्परेचर को सहन कर सकता है। सिंपल सी बात है, उस पौधे को जो पौधा सहन कर सकता है तो वो मरेगा नहीं, तो प्रोडक्टिविटी में इंपैक्ट नहीं आएगा। बट जब सहन शक्ति कम होगी तो वो क्या है, वो हार्म होगा और वह प्रोडक्ट नहीं होगा, प्रोडक्ट नहीं कर पाएगा, उत्पादकता नहीं दे पाएगा। तो क्या होगा, जब सहन शक्ति बढ़ेगी तो उत्पादकता में ऑब्वियस सी बात है उत्पादकता में सुधार इससे आएगा। ठीक है, तो क्लियर। बेसिकली जो बायोस्टिमुलेटर है इसका जो इसे क्यों न्यूज में है ये, क्योंकि यह जो हमारा अभी जलवायु परिवर्तन हो रहा है इसमें खेती प्रभावित हो रही है, राइट। तो जो आधुनिक पर्यावरण है उसके अकॉर्डिंग खेती को उसके अनुकूल बनाने के लिए इसकी अहमियत लगातार हम देख रहे हैं बढ़ती जा रही है। यही कारण हम कह सकते हैं कि बायोस्टिमुलस को उर्वरक और कीटनाशकों से हम अलग श्रेणी में रख सकते हैं, क्योंकि जो कीटनाशक और उर्वरक का एक अलग काम होता है और बायोस्टिमुलेटर्स का एक अलग काम है। ठीक है, डन। इनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य तरीका है, विनियामक ढांचा इसका अलग है, इसका कार्य अलग है और इसका जो ढांचा है वो अलग है। कार्य क्या है, मैंने बताया कि बायोस्टिमुलेटर्स एक प्रकार के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर एक पदार्थ कह लो जो उर्वरक और कीटनाशक बिल्कुल अलग है, उनके जैसा नहीं है। ठीक है, इसी बेस पर हमने फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे गलत भी किया है। इसका मुख्य काम क्या है कि जो प्राकृतिक शारीरिक प्रक्रिया है उसको उत्तेजक करके तेज करके पौधों में वृद्धि प्रदान करता है, साथ ही साथ उनका जो स्ट्रेस है उसको सहन करने की सहनशीलता को उसको बढ़ाता है। स्ट्रेस से मतलब वही है कि किसी चीज को अडेप्ट करने की क्षमता, ठीक है, उसको क्या करता है, बढ़ावा देता है। डन, क्लियर पॉइंट है। ठीक, दूसरा यहां पे ये है कि सभी बायोस्टिमुलेंट विशेष रूप से पौधों प्रोटीन से प्राप्त होता है। जब क्या कह रहा है कि भाई केवल पशु से यह प्राप्त होता है, ये गलत है। केवल पशु से प्राप्त यह नहीं होता है, इसमें ह्यूमिक एसिड होते हैं, समुद्री शैवालों से प्राप्त हो सकता है, लाभकारी बैक्टीरियाओं से प्राप्त हो सकता है, कवकों से प्राप्त हो सकता है। यानी कि जब हम बात कर रहे हैं तो थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ पे ठीक है और सेकंड स्टेटमेंट हमारा ठीक है। तो बेटा राइट स्टेटमेंट हमारा कौन सा हो जाता है, कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक हो जाता है यहाँ पे, कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक हो जाता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट यहाँ पे ठीक है। क्लियर पॉइंट है, डन। चलिए, आई होप कि आपको पता चल गया होगा। बहुत ही बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, बहुत ही सिंपल वर्ड में बता दिया, कोई किताबी लैंग्वेज आपको नहीं समझ, मैंने आपको इजी से इजी वे में एक देसी लैंग्वेज लेमैन की तरह आपको बताया। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित दालों में आत्मनिर्भरता के लिए सरकार के मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो यहाँ बात हो रही है बेटा दाल मिशन की, किसकी, दाल मिशन की यहाँ पे बात हो रही है। इस क्वेश्चन में दाल मिशन की बात होगी, आपको दाल मिशन के बारे में जानना होगा। ठीक है, इस मिशन का लक्ष्य है कि विशेष रूप से सिंचित भूमि में दालों के अंतर्गत क्षेत्रफल को कम से कम 100 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाना है। केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित इस मिशन का उद्देश्य घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देकर और किसानों की आय को अधिकतम करके दालों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। कौन सा कथन सही है ये ध्यान रखेंगे, और यहाँ पे स्टेटमेंट ऑप्शन आपके सामने है, तो बताइए कौन सा कथन यहाँ पे सही है, कितने स्टेटमेंट यहाँ पे कौन कौन से राइट हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू यू कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट। तो जब हम बात कर रहे हैं, हमने बात की कि इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको पता ना होना चाहिए दलहन मिशन, दाल मिशन कौन सा था। दाल मिशन केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक पहल था जिसका उद्देश्य था कि जो घरेलू मांग है और उत्पादन है, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, घरेलू मांग, ठीक है, मांग और उत्पादन, मांग और उत्पादन में बेटा हमें क्या दिख रहा है, डिफरेंस दिखता है। मांग और उत्पादन, घरेलू मांग और उत्पादन के बीच जो डिफरेंस है उसको कम करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए इस मिशन को चलाया गया था। ठीक है, अब सिंपल सी मांग है, सिंपल सी बात समझ लीजिए, घरेलू मांग है, उत्पादन है, इनके बीच डिफरेंस आ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं मांग ज्यादा है। ठीक है, जब मांग ज्यादा है तो कहीं हम आयात करेंगे। ठीक है, तो हमारा एक और उद्देश्य बन जाता है कि दाल मिशन के माध्यम से हम आयात पर निर्भरता कम करेंगे। भाई जब हमारा डिपेंडेंस क्या है, हमारा डिपेंडेंस है आयात पर, हम उत्पादन तो कर रहे हैं बट हमारा खर्चा ज्यादा है, हम जो कंज्यूम करते हैं वो ज्यादा कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं आयात पर निर्भर होंगे। तो हमारे इस मिशन का उद्देश्य रहेगा कि हम आयात पर निर्भरता कम करें। तो एक और उद्देश्य ऐड कर सकते हैं कि हम दल मिशन के माध्यम से आयात पर निर्भरता कम करेंगे। ठीक है, जब आयात पर निर्भरता कम करेंगे तो हम किस तरीके से उसको प्रमोट करेंगे कि अपने किसानों को बढ़ावा दें, उनकी आय में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी दें। ठीक है, उन्हें क्या करें, उन्हें मोटिवेट करें कि वो दाल उत्पादन करें। राइट, तो इसी के लिए चलाया गया था दाल मिशन।
इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए हमने चलाया दाल मिशन, यानी कि हम जो आयात निर्भरता कम करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो मांग और उत्पादन के बीच जो अंतर है उसे कम करेंगे। नंबर 3, किसानों की आय को उसके माध्यम से दुगना करेंगे, बढ़ावा करेंगे, दुगना नहीं बढ़ावा देंगे। ठीक है, तो ये क्लियर पॉइंट है, डन। इस मिशन को 2025-26 में स्टार्ट किया गया था, 2025-26 में स्टार्ट किया गया था, और यह कब आपको पता है बजट में घोषित किया गया था, केंद्रीय बजट में यह घोषित किया गया था। इस मिशन की अवधि 6 वर्ष थी। तो मिशन कितने वर्ष का था? मिशन अवधि 6 वर्ष है। ठीक है साहब, मिशन अवधि कितनी थी? 6 वर्ष। डन, क्लियर पॉइंट है, पक्का? चलो अच्छी बात है, समझ में आ गया आपको। थोड़ा सा और समझेंगे चीजों को लेकर, आते हैं नेक्स्ट चीजों। ठीक है, क्लियर पॉइंट। चलिए आगे आते हैं। तो मिशन की अवधि 6 वर्ष थी। एक इंपोर्टेंट फैक्ट आप लिख सकते हैं कि भारत सबसे बड़ा उत्पादक है, सबसे बड़ा उत्पादक है, और सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है, उपभोक्ता। ठीक है साहब, तो सबसे बड़ा उत्पादक भी है और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। ठीक है, उत्पादक होने के बाद भी सबसे बड़ा उपभोक्ता है, तो सिंपल सी बात है, जब उपभोक्ता है तभी तो क्या हो रहा है, तभी तो ये हो रहा है कि मांग बढ़ रही है, डिफरेंस आ रहा है दोनों में, तभी वैसे मिशन चलाने पड़ रहे हैं। ठीक है, क्लियर पॉइंट। अब आते हैं अपने स्टेटमेंट्स को लेकर, बताइए स्टेटमेंट्स क्या कह रहे हैं। आइए क्वेश्चन, बैक टू द क्वेश्चन, स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं। आइए स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं। इस मिशन का लक्ष्य विशेष रूप से सिंचित भूमि क्षेत्र में दालों के अंतर्गत क्षेत्र को कम से कम 100 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाना है। ठीक है, तो भाई ये 100 लाख नहीं है, ये है 35 लाख। कितना बेटा? 35 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाना है, 100 लाख नहीं है, 35 लाख है। तो यहाँ पे करेक्ट आप इसे करेंगे 35 लाख हेक्टेयर। ठीक है, तो यहाँ पे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन गलत है, 35 लाख हेक्टेयर आपको बढ़ाना है, विशेष रूप से जो भूमि सिंचित नहीं है, यानी कि जो क्षेत्र अभी सिंचाई तक नहीं पहुंच पाया है, जहां पर सिंचाई नहीं हो पाती है, ऐसे क्षेत्र में 35 लाख हेक्टेयर को हमें बढ़ाना है इस मिशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, दूसरा हमारा ऑप्शन ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा ठीक है बेटा? ऑप्शन हमारा बी करेक्ट यहाँ पे हो जाता है, केवल 2, यानी केवल सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है। डन, चलिए आते हैं नेक्स्ट। जमा बीमा के लिए प्रस्तावित जोखिम आधारित प्रीमियम ढांचे का प्राथमिक कार्य क्या है? क्वेश्चन हमारा ये है कि जो जमा बीमा होते हैं उसमें एक नया सिस्टम आ रहा है, जोखिम आधारित प्रीमियम। ठीक है, जोखिम आधारित प्रीमियम यानी कि जोखिम के आधार पर प्रीमियम डिसाइड करना। सिंपल सा मीनिंग है, जोखिम के आधार पर प्रीमियम डिसाइड करना। ज्यादा जोखिम ज्यादा प्रीमियम, कम जोखिम कम प्रीमियम। ठीक है, तो बेसिक यही है पूरे क्वेश्चन का, क्रैक्स भी यही है, जो प्रीमियम जो पूरा सिस्टम है उसका पूरा क्रैक्स ही यही है। ऑप्शन देख लेते हैं कि सभी प्रकार की बैंक जमाओं के लिए अनिवार्य बीमा प्रदान करना, प्रीमियम को बैंकों के जोखिम प्रोफाइल से जोड़कर बेहतर जोखिम प्रबंधन को प्रोत्साहित करना, या फिर जीवन को केवल सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों तक सीमित करना, सभी जमाकर्ताओं के लिए समान रूप से बीमा कवर करना। समान रूप से तो होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने क्या बताया, जोखिम के आधार पर। मैंने क्या बताया, क्रैक्स इस बात का है, इस वर्ड को आप समझिए, जोखिम आधारित प्रीमियम, यानी कि जोखिम के आधार पर प्रीमियम का डिसाइड होना। पूरे सिस्टम ये है, सिस्टम ये है ना भाई, कि जोखिम ज्यादा है तो प्रीमियम ज्यादा बड़ा रहेगा, जोखिम कम रहेगा तो प्रीमियम छोटा रहेगा। सिंपल। तो यहाँ पे तो क्लियर ही है, नहीं भी है तो ये तो गलत ही समान बता रहा है, वैसे गलत हो गया, मतलब निखालस गलत हो गया ना भाई। क्लियर? ऐसा क्यों है? ऐसा बेटा इसलिए है, इस सुधार को इसलिए लाया गया है, इसका सिंपल उद्देश्य है कि जो वित्तीय स्थिरता है उसको मजबूत करना, और बैंकों में जो सुदृढ़ जोखिम प्रथा है उसको बढ़ावा देना, यानी कि जो अच्छा कर रहे हैं उसको प्रमोट करें, है ना। अगर हम सपोज एक चीज समझिए कि एक बच्चा बहुत पढ़ रहा है, वो अच्छे नंबर लेके आ रहा है, एक बच्चा बिल्कुल फुसड़ है ना, वो कम नंबर लेके आ रहा है, हम दोनों को सेम गिफ्ट दे रहे हैं, दोनों को अवार्ड दे रहे हैं सेम बिल्कुल, तो हम क्या कहीं ना कहीं जो अच्छा बच्चा है उसे डिमोटिवेट कर रहे हैं। वो कहेगा मैं तो इतनी मेहनत करता हूं तब मेरे को सेम मिल रहा है, अब वो मजे ले रहा है, उसे कुछ नहीं करना तब भी सेम मिल रहा है। तो इसी तरीके से हमने क्या किया है कि जो बच्चा अच्छा कर रहा है उसे एडिशनल गिफ्ट दिया जा रहा है कि बेटा आपको अब क्या है, आपको जो क्रेडिट, आपकी जो प्रीमियम आपको देना है वो आप अब कम देंगे। ठीक है, यानी कि अब आपको अच्छा गिफ्ट मिलेगा, और जो बेखराब परफॉर्मेंस कर रहा है उसे बोला जाए बेटा आप मेहनत कीजिए, अदरवाइज आपको ये गिफ्ट भी नहीं मिलेगा।
राइट। इस तरीके से आप इस सिबिल से जोड़िए कि जब आपका सिबिल अच्छा है तो आप प्रीमियम कम देते हैं, प्रीमियम कम देंगे आप, है ना। इसी तरीके से जब सिबिल खराब है तो आपको कहीं कहीं लोन भी नहीं मिलता है, ये चीज है ना। तो वही चीज यहाँ पे है, या बैंकों पर यह लागू होती है। ठीक है, तो प्रीमियम को बैंकों की जोखिम प्रोफाइल से जोड़कर बेहतर जोखिम, ठीक है, जोखिम से जोड़कर बेहतर जोखिम प्रबंधन को प्रोत्साहित करना, यहाँ पे ये स्टेटमेंट ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट, सॉरी ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे राइट है। ठीक है, क्लियर पॉइंट समझ में आ गया होगा कि बहुत ही सिंपल। ठीक, देन बीमा का समझ लो कि जो बीमा ऑन टाइम जमा कर रहे हैं उन्हें अच्छे अच्छे प्रीमियम मिलतेंगे, और जो जमा नहीं करते हैं उनका फिर वही है डामाडोल वाली स्थिति। डन, चलो मजा आ गया, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत। एक चीज समझ लीजिए थोड़ा सा, ये तो हो गया बेसिक। इससे पहले जो हमारा नियम काम करता था वो था DIGC, एक नियम था DICGC 1962 का नियम। इसके तहत क्या होता था, इसके तहत होता था कि सभी के लिए एक समान दर के आधार पर प्रीमियम क्या करना, देना। अब तक ये चल रहा था, ये कह रहा था सबको समान दो, मतलब कोई पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, कोई होशियार है कोई बहुत होशियार है तब भी उसको सेम गिफ्ट सेम मिलना है, और जो नहीं पढ़ रहा उसको भी सेम मिलना है। ठीक है, तो ये वाला ये कह रहा था, इसको रिप्लेस किया है किस व्यवस्था ने, जोखिम आधारित प्रीमियम ढांचे सिस्टम ने। ठीक है बेटा, डन, क्लियर। चलिए, तो सब चाहेंगे ना कि मैं अच्छा गिफ्ट लूं, जब अच्छा गिफ्ट लूं तो मुझे अच्छा परफॉर्म भी करना पड़ेगा। डन, तो ये चीजें सब उसमें जोड़ देख लीजिए, है ना। चलिए आगे आते हैं। भारत के बैंकिंग क्षेत्र में, ये हटा दो बेटा, ये सही क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन, इसमें दिक्कत थी एक छोटी सी, आ गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भाई IUCN रेड लिस्ट के तहत हिम तेंदुए, यानी किसकी बात हो रही है बेटा, हिम तेंदुए की यहाँ पे बात हो रही है, के संरक्षण की स्थिति क्या है, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकल एंडेंजर्ड, नियर थ्रेटेंड। IUCN के अकॉर्डिंग बताना है। ठीक है, IUCN के अकॉर्डिंग रेड लिस्ट डाटा बुक में क्या स्थिति है हिम तेंदुए की, तो राइट ऑप्शन हमारा है वल्नरेबल है बेटा, इनका स्टेटस वल्नरेबल है IUCN रेड लिस्ट में। ठीक है, इस तरीके से एक संस्था होती है CITES, और हमारे यहाँ वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 है। तो इनके अकॉर्डिंग क्या है इसका स्टेटस, बताइए मुझे, किसी को अगर पता तो क्या है। ठीक है, बताइए क्या है। उससे पहले एक छोटा सा फैक्ट, इसे बोलते हैं घोस्ट ऑफ माउंटेस। ठीक है, हिम तेंदुए को घोस्ट ऑफ माउंटेस भी बोलते हैं, घोस्ट ऑफ माउंटेस भी इसे बोला जाता है। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन थी जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं बैक टू द क्वेश्चन कि जो स्टेटस है हिम तेंदुआ का वो क्या है। IUCN के अकॉर्डिंग तो ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था वल्नरेबल है, बट CITES के क्या जो साइट्स है इसके अकॉर्डिंग ये परिशिष्ट 1 में रखा गया है। इनकी जो वो अनुसूची है उसके अकॉर्डिंग परिशिष्ट 1 में इसको रखा गया है। ठीक है, और 1972 के अकॉर्डिंग क्या है, 1972 के अकॉर्डिंग क्या है, अनुसूची 1 में रखा गया है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपसे आ सकता है, अनुसूची 1। ठीक है, तीनों ही हमारे पास जो एजेंसी है वो हमने आपको बता दी, जो क्या करती हैं, हमारे वाइल्ड लाइफ जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती हैं, IUCN भी, साइट्स भी, और वन्यजीव अभ्यारण्य अधिनियम 1972। ठीक है, दूसरा, इससे अलग कोई और प्रोजेक्ट चल रहा है बेटा, तो प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड चलता है। क्या चल रहा है, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड भी चला जा रहा है, जिस तरीके से प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था उसी तरीके से स्नो लेपर्ड एक प्रोजेक्ट चलाया गया था। और ये कब स्टार्ट हुआ था बेटा, यह हुआ था 2009 में इसको स्टार्ट किया गया था। क्लियर पॉइंट। ठीक है, दूसरा, न्यूज में क्यों है, न्यूज में हमने देखा है कि हिमाचल प्रदेश में जो लेपर्ड है उसकी जो नंबर्स हैं वो वृद्धि हुई है, बढ़े हैं, जो एक अच्छा परफॉर्मेंस और एक अच्छा जो हम मानते हैं इंडेक्स है हमारे लिए कि हमने एक अच्छा काम किया है। ठीक है, डन,
क्लियर पॉइंट है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, ये आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन पता चल गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। पैसिफिक रीच अभ्यास XPR 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या क्या स्टेटमेंट हैं, कौन कौन से हैं, आप देख लीजिए, तो हम बात करते हैं आगे। ठीक है, तो भारत ने पैसिफिक रीच अभ्यास 2025 में भाग लिया है। XPR प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है और इसमें केवल एशिया के देश ही शामिल होते हैं। ठीक है जी। XPR के 2025 के संस्करण की मेजबानी सिंगापुर द्वारा की गई थी। XPR 2025 एक बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी बचाव अभ्यास है। कितने कथन, यानी कौन सा कथन यहाँ पे सही है? ऑप्शन हमारे आपके सामने प्रेजेंट हैं। बात हो रही है पैसिफिक रीच एक्सरसाइज 2025 की। ठीक है, तो पैसिफिक रीच अभ्यास 2025 सिंपल एक बहुराष्ट्रीय यानी कि एक, इसमें 2 राष्ट्र से अधिक इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें बहुराष्ट्रीय कहते हैं। हालांकि इसमें 40 से अधिक देश इन्वॉल्व हैं। इस अभ्यास में 40 से अधिक देश इन्वॉल्व हैं। 40 से अधिक देश इसमें शामिल हैं। 40 से अधिक देश, ठीक है, 40 से अधिक देश इस अभ्यास में शामिल हैं। फैला फैक्ट इन्फॉर्मेशन। दूसरा, यह पनडुब्बी बचाने का ही अभ्यास है। पनडुब्बी बचाव एक सैन्य अभ्यास है, यानी कि पनडुब्बियों को किस तरीके से बचाया जाए, इससे संबंधित यह एक अभ्यास है, पनडुब्बी। ठीक है, पनडुब्बी बचाव अभ्यास। डन, क्लियर पॉइंट। ठीक है साहब। दूसरा, इस अभ्यास का आयोजन सिंगापुर द्वारा ही किया जा रहा है। सिंगापुर इसका आयोजन कर रहा है, सिंगापुर द्वारा ही इसका आयोजन किया जा रहा है, एक स्टेटमेंट है। 40 से अधिक देश इसमें भागीदार हैं और यह 2 वर्ष में आयोजित होता है। हर 2 वर्ष में आयोजन, हर 2 वर्ष में इसका आयोजन यहां पे होता है। ठीक है साहब, डन, यहां तक के लिए कोई दिक्कत? ठीक, तो अब अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, नंबर 1। मेजबानी सिंगापुर द्वारा की जा रही है, बिल्कुल ठीक है जी। 40 से अधिक देश इसमें शामिल है, इसलिए बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। पनडुब्बी बचाव अभ्यास है, बिल्कुल ठीक बात है जी। डन, भारत इसका भागीदार है, ये भी इंफॉर्मेशन आप लिख लीजिए, भारत इसका भागीदार है, भारत पार्टिसिपेंट है। ठीक है, यानी कि भारत ने भाग लिया है। फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पे ठीक हो जाता है। सेकंड, यह 1 वर्षीय नहीं बेटा, द्विवर्षीय आयोजित होता है, यानी कि यह 2 वर्ष में आयोजित होने वाला अभ्यास है। ठीक है, तो यानी कि 2 वर्ष में आयोजित होता है, 1 वर्ष की जगह 2 वर्ष होना चाहिए। डन, क्लियर। और इसमें एशिया का कोई चक्कर नहीं है, वैश्विक भागीदारी है बेटा, एशिया का कोई चक्कर नहीं है कि एशिया के देश शामिल होंगे, वर्ल्ड लेवल के देश शामिल हैं। 40 देश इसमें शामिल हैं, 40 से अधिक देश इसमें पार्टिसिपेंट हैं। तो ये कोई चक्कर नहीं है कि केवल एशिया के देश इसमें शामिल हो सकते हैं, ये गलत इंफॉर्मेशन है। दूसरा, XPR के संस्करण में मेजबानी सिंगापुर द्वारा की जा रही है, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेट है, ठीक है, ये भी ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारा है, यह एक बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी बचाव अभ्यास है, बिल्कुल बहुराष्ट्रीय है, 40 से अधिक देश इसमें शामिल हो रहे हैं, मैंने पहले बताया आपको। और दूसरा, पनडुब्बी बचाव अभ्यास है, तो ये भी ठीक हो जाता है। तो स्टेटमेंट हमारा कौन सा ठीक है? 1 3 4, किसी में 1 2 3 4, फर्स्ट है ठीक। 1 3 4 स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है, यानी कि ऑप्शन 1 हमारा ठीक यहाँ पे हो जाता है। सिंपल। चलिए आगे आते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये ना नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन आप खुद अटेम्प्ट करेंगे कि हमने अभी बात की थी जमा बीमा जोखिम आधारित प्रीमियम को लेकर के, अभी हमने बात यहाँ पे की थी। ठीक है, तो ये मैं छोड़ रहा हूं आपके ज्ञानवर्धन के लिए, आपके ज्ञान के लिए। बढ़ते आगे, 2025 में नॉर्वे के फोर्ड में, कहां बेटा? नॉर्वे के फोर्ड में विश्व चैंपियनशिप हुई है, यानी कि इंफॉर्मेशन लिख लीजिए, विश्व चैंपियनशिप हुई है, विश्व चैंपियनशिप विश्व चैंपियनशिप 2025 कहां पे हुई है बेटा? नॉर्वे में, नॉर्वे फोर्ड में। ठीक है साहब, डन। इसमें जो हम ऑप्शन क्या है कि महिलाओं की 48 किलोग्राम वर्ग में किस भारतोत्तोलक ने रजत पदक जीता है? ऑप्शन हमारा मीराबाई चानू, लवलीना, मैरी कॉम और कर्णम मल्लेश्वरी। तो राइट ऑप्शन हमारा है मीरा कुमारी चानू, मीराबाई चानू यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा है। मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता है इस इवेंट में। ठीक है बेटा, क्या जीता है? मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता है इस इवेंट में। डन।
तो मुझे बताइए एक सिंपल सा क्वेश्चन, गोल्ड किसने जीता था? तो गोल्ड जीता है री सोंग गुम ने। री सोंग गुम ने, री सोंग गुम ने गोल्ड जीता है बेटा। क्या जीता है? गोल्ड जीता है। री सोंग गुम ने गोल्ड जीता है। ठीक है, और ये कहां की थी? यह कोरिया की है, दक्षिण कोरिया की है बेटा। ठीक है, डन। यहां से कोई इंफॉर्मेशन गलत होती हो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? चलिए आगे आते हैं। छोटी बात, इतना इंफॉर्मेशन था। डन। चलिए आगे आते हैं। 2 अक्टूबर 2025 को 100 वर्ष की आयु में किस प्रमुख स्वतंत्र सेनानी गांधीवादी और समाजवादी का निधन हो गया है, जिन्हें समाजवादियों के संत के नाम से भी जाना जाता था? डॉक्टर जी के पारीख, दीपक सिंघल, पंडित छन्नूलाल मिश्रा, जॉर्ज फर्नांडिस। बताइए सर, राइट ऑप्शन हमारा क्या है? ठीक है, गांधीवादी थे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज गांधीवादी थे जी, स्वतंत्रता सेनानी थे, गांधीवादी थे और समाजवादी थे। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इन्हें समाजवादियों का संत बोला जाता था। क्या बोला था? समाजवादियों का संत इन्हें बोला जाता था। और ये थे जी जी पारेख। जी जी पारेख। ठीक है, गांधीवादी थे और मृत्यु भी कितनी अच्छी बात है, 2 अक्टूबर को हुई है, गांधी जयंती वाले दिन। ठीक है, राइट। निधन कहाँ हुआ बेटा? निधन मुंबई में हुआ है। आप मतलब लिख सकते हैं, कोई रिक्वायरमेंट ऐसी है नहीं कि मुंबई में हुआ था, कहाँ हुआ था आएगी नहीं, बट इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं क्योंकि एसएससी का भरोसा नहीं लगता मेरे को। ठीक है, डन। इनका जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 1924 में, गुजरात में। लिख लेते हैं भाई, पता नहीं चलता कुछ भी आजकल। 1964 गुजरात, है ना। और थोड़ा और जा सकते तो सुरेंद्र नगर। ठीक है साहब, क्लियर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन्होंने इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल थे ये। भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल। ठीक है, और इन्हें 10 महीने की जेल भी हुई थी इसके लिए। 10 महीने की जेल इन्होंने हुई थी इन्हें। ठीक है, डन। और यह है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य थे। तो यह कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य थे। ठीक है, क्लियर पॉइंट। और इनके द्वारा एक अखबार निकाला जाता, संपादक निकाला जाता था, जनता। ठीक है बेटा, इनके द्वारा एक साप्ताहिक वो निकलता था अखबार, मैगजीन समझ लो, जनता। क्या था बेटा? जनता। जनता साप्ताहिक संपादन करते थे, साप्ताहिक संपादन करते थे जनता का। ठीक है, तो आप ये भी याद रखेंगे। ठीक है, हो गया, डन। तो राइट ऑप्शन हमारा है डॉक्टर जी जी पारिक। आगे आए, चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहा, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने भारत में योग्यता आधारित भर्ती की अपनी शताब्दी को चिन्हित करते हुए 100 वर्ष पूरे किए हैं। यानी कि यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग को जी 100 वर्ष पूरे हो गए हैं अपने कार्य को करते हुए। कौन सा? योग्यता आधारित भर्ती करते हैं ये। और आप सभी को पता है क्या भर्ती करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मुझे लगता नहीं रिलीवेंट है कि मैं आपको भी टाइम वेस्ट करूँ, अपना भी टाइम वेस्ट करूँ, वो सब आपको पता है। लेकिन 100 वर्ष इनको कब पूरे हुए ये आपको पता होना चाहिए। 1 अक्टूबर 2025 को इन्होंने 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 1 अक्टूबर 2025 को इन्होंने 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं, सिंपल। ठीक है, मुझे बताइए कि यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी? यूपीएससी की स्थापना पता है? यूपीएससी की स्थापना को बताइए थोड़ा सा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत इसको स्थापित किया गया था। भारत सरकार, याद है ना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया? अगर नहीं आया तो जाकर वीडियो देख लेना भाई, बहुत डिटेल में करा रखा है। बहुत ही डिटेल में करा रखा है, अगर नहीं देखा है तो।
ठीक है। और बाद में 1950 में एक संवैधानिक संस्था के रूप में 1950 में ठीक है जी, संवैधानिक संस्था के रूप में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, डन। बाकी सब आपको पता ही इन्फॉर्मेशन, राइट। दूसरा, अभी इन्होंने क्या किया, यूपीएससी में जो उम्मीदवार हैं उनके साथ डिजिटली जुड़ने के लिए एआई को इनेबल कर दिया है और एक प्रतिभा सेतु लॉन्च किया है इनके द्वारा। ठीक है, तो आप एआई इंटीग्रेट इन्होंने किया है और प्रतिभा सेतु को आप समझ लीजिए, डन। तो भी आपको पता होना चाहिए प्रतिभा सेतु क्यों लाया गया है। ठीक है साहब, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे है सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा 2025 में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ एक अवार्ड देते हैं, वो किस देश को मिला है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऑप्शन है भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी। तो भाई किस देश को यह मिला है? यह मिला है हमारे प्यारे भारत को। हमारा प्यारा भारत महान, हमारा प्यारा भारत महान को यह उपलब्धि अब की बार नसीब हुई है और उनको यह अब की बार अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड? अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ के द्वारा दिया जाने वाला सामाजिक सुरक्षा अवार्ड। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट। 2025 में मिला है, तो भाई 2025 लिख देते हैं यहाँ पे। 2025 का अवार्ड किसे मिला है? भारत को मिला है। ठीक है, क्लियर पॉइंट है तक, तो अब क्वेश्चन के माध्यम से आपको पता ही चल गया। ठीक है, दूसरा, यह इवेंट कहाँ हो रहा था बेटा? इवेंट कहाँ पे हो रहा था? तो ये हो रहा था कुआलालंपुर। कुआलालंपुर, मतलब कुआलालंपुर क्या है? कुआलालंपुर मलेशिया की कैपिटल है। मलेशिया का कैपिटल है कुआलालंपुर। तो यह इवेंट क्या हो रहा था? यह इवेंट हो रहा था मलेशिया में, जहां पर यह भारत को अवार्ड मिला है। ठीक है, तो आईएसए जो अवार्ड देते हैं, ISSA अवार्ड देते हैं सामाजिक सुरक्षा के लिए, जो भी वर्ल्ड लेवल पे एक अच्छा और इंपॉर्टेंट काम करते हैं, मानव हित में काम करते हैं, सामाजिक सुरक्षा के लिए काम करते हैं, उन्हें यह अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, क्लियर पॉइंट। तो भारत ने ऐसा कौन सा काम किया था बेटा? तो भारत ने एक, आप सभी को पता होगा, ई श्रम पोर्टल, भारत ने ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया था यार सबको, कि ई श्रम कार्ड बन रहे थे। एक समय पे ई श्रम कार्ड बन रहे थे, जहां क्या था कि जो असंगठित वर्कर्स हैं, जो अनऑर्गेनाइज्ड श्रमिक हैं, काम करने वाले हैं, वेजर्स हैं, उनको रजिस्टर्ड करना और साथ ही साथ उन्हें सामाजिक लाभ या फिर रोज योजना में प्रायोरिटी देना। ठीक है, मुख्य धारा में उनको लाना, इस उद्देश्य के साथ ई श्रम पोर्टल को लॉन्च किया गया था। ठीक है साहब, डन, क्लियर पॉइंट। तो भारत में जब ये लॉन्च किया गया था, तो भारत में उस समय पर 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा मिलती थी, जो अब कितना हो गई है? 64% हो गई है, लगभग 60.4.3 हो गया है सामाजिक सुरक्षा परसेंट बढ़कर के। ठीक है, उस योजना से। तो यह था हमारा 2015 का डाटा। 2015 में यह हुआ करता था। अभी 2025 की मैं आपको बता रहा हूं कि कितना हो गया है। 2025 में बढ़ के हो गया 64.3%। ठीक है, ई श्रम पोर्टल को कब लॉन्च किया गया था? ई श्रम पोर्टल को लॉन्च किया गया 2021 में। कब किया था बेटा? 2021 अगस्त में लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप याद रखेंगे ये वाला अगस्त नहीं, 2021 आपको पता होना चाहिए। जिसका मैं बताया प्राइमरी उद्देश्य क्या था कि जो असंगठित अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के श्रमिक हैं, जो काम करने वाले हैं, उनको क्या करना है? उनको रजिस्टर्ड करना है, उनकी आइडेंटिफिकेशन में पहचान बनानी है और उन्हें सामाजिक सुरक्षा जैसी योजनाओं से जोड़ना है। ठीक है, तो ई श्रम पोर्टल को मोटिवेट करने की सरकार ने क्या किया कि ई श्रम पोर्टल को जान लेते हैं पहले, फिर बात करेंगे। ई श्रम पोर्टल श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसे प्रमोट करने के लिए सरकार ने क्या किया था? सरकार ने इसमें बहुत सारी योजनाएं डाल दी। ठीक है, कि अब जो योजनाएं होंगी उसमें प्राथमिकता इन लोगों को दी जाएगी। ठीक है, इसमें होता कुछ नहीं है, सिंपल सा है कि आप अपना रजिस्टर्ड करेंगे। रजिस्टर्ड करने के लिए आप कुछ नहीं करना, या तो आप चलिए जनसेवा केंद्र चले जाइए, ई श्रम की वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर्ड कर सकते हैं, या फिर आप कर सकते हैं उमंग एप्लीकेशन आता है, वहां पर भी आप जाकर रजिस्टर्ड कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है? इससे आपको एक कार्ड मिल जाएगा, जहां पर आपकी एक, जैसे आधार कार्ड होता है ना,
14 डिजिट का, इसी तरीके से 12 डिजिट का एक स्पेशल आपको नंबर, एक कार्ड आपको मिल जाएगा जिसे बोलेंगे ई श्रम कार्ड। ठीक है साहब, आपको वो मिल गया। अब इस कार्ड के क्या फायदे होते हैं? अगर आपके पास ये कार्ड है तो आपको मिलता है एक बीमा, जो दुर्घटना बीमा है, जो आता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत आपको एक बीमा मिलता है 2 लाख रुपए का, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, दूसरा, जो भी सरकारी योजनाएं चलेंगी उनमें आपको प्राथमिकता दी जाती है। जिनके पास ई श्रम कार्ड होता है उनको प्राथमिकता दी जाती है हर योजना में, जो सरकार की योजना होती है उसमें प्राथमिकता आपको दी जाती है। थर्ड पॉइंट आपको समझिए कि जो भी अपॉर्चुनिटी आती है, आपको रोजगार को चाहिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए चाहिए, जो भी अवसर, ऐसे अपॉर्चुनिटी कुछ आती है तो आपको प्राथमिकता दी जाती है जिन लोगों के पास, आपके पास क्या है, ई श्रम कार्ड है। ठीक है, डन। और आपके पास जो भी जब कार्ड है तो आपका एक डाटा चल जाता है सरकार के पास, और जो अनदर ऑप्शन, जो अपॉर्चुनिटी हो सकती है पॉसिबल, वो सब आपको उसमें प्राथमिकता दी जाती है। आप प्राइमरी कैंडिडेट्स होते हैं। डन। तो ये सब फायदे दिए गए ताकि ई श्रम कार्ड प्रमोट हो और लोग इससे जुड़ें और हम लोगों को एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर सकें। अब आप समझिए कि जब आपके पास ई श्रम कार्ड है, आपको 2 लाख रुपए का बीमा मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी सामाजिक सिक्योरिटी आपको मिल रही है। दूसरा, योजनाओं से आपको जोड़ा जा रहा है तो वो भी एक सामाजिक सुरक्षा है। स्किल डेवलपमेंट के लिए आपको आगे लाया जा रहा है, वो भी एक सामाजिक सुरक्षा है। रोजगार के अवसर में आपको प्राथमिकता दी जाएगी, वो भी एक सामाजिक सुरक्षा है। तो इस तरीके से भारत में जो पहले डाटा 19% हुआ करता था, वह बढ़ के आज की डेट में 64.3 हो चुका है। जिस अचीवमेंट को देखते हुए ISSA ने भारत को सामाजिक सुरक्षा अवार्ड 2025 से नवाजा है या फिर दिया है। ठीक है साहब, डन। क्लियर पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधक निदेशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जबकि कल्याण कुमार को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी कि सिंपल सी बात समझिए, एक सिंपल क्वेश्चन पूछा गया और एक का आंसर आपको बता दिया गया है। यानी कि कल्याण कुमार को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया। ये क्वेश्चन नहीं था, यहां से आगे सीधा आंसर है। क्वेश्चन तो उसके ऊपर का है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधक निदेशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पता थी तो ये आपके लिए आंसर है, बट जब क्वेश्चन आता है तो ये इन्फॉर्मेशन भी गलत हो जाती है कभी कभी। ठीक है, यहाँ कोई और नाम दे देगा और आपके लिए कोई और बैंक यहाँ पर रख देता। ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन गलत हो जाती। उस पेज पर आपको ये पता हो या ना पता हो, ये इन्फॉर्मेशन गलत ही होती और ये क्वेश्चन गलत हो जाता। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, ये क्वेश्चन आंसर आपका ठीक है वाला। हम फर्स्ट की बात करें क्योंकि यहाँ पे हमारा पेपर देना हमारा पर्पज नहीं, हमारा पर्पज है प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस प्लस इन्फॉर्मेशन आपके साथ दी जाए और रिलीवेंट एंड आपको पता चले कि किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम आपके सामने क्वेश्चन फ्रेम करके लाते हैं ताकि आपको अच्छे से अच्छा एक्सपीरियंस रहे और जो क्वेश्चन हम यहाँ पे लगाते हैं वो रिलीवेंट लगे और ऐसा लगे कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि हवा हवाई चल रही है, बहुत ही आसान लॉलीपॉप मैंने आपको फेंक दिया, आप कर रहे हैं कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, ओ वाह मजा आ गया, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन जब आप ये करेंगे तो आपके डैम श्योर के दिमाग की नजरें खुल जाएंगी कि अच्छा ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या। ठीक है, चलो आते हैं ऑप्शन। आशीष पांडे, MV राव या भानु प्रताप शर्मा, दीपक सिंघल। राइट ऑप्शन हमारा क्या है बताइए। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा है बेटा आशीष पांडे। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर हमारा है आशीष पांडे। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD कौन है? आशीष पांडे। कौन है बेटा? आशीष पांडे। ठीक है, वही हमने बात की सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कौन है बेटा? कल्याण कुमार। तो भाई ये हमारे ऑप्शन दोनों इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि आशीष पांडे को बनाया गया है हमारे किसका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है साहब, दूसरा कल्याण कुमार को बनाया गया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ तक नहीं कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, तो भाई मेरे थोड़ा जान लेते हैं आशीष पांडे अब तक क्या कर रहे थे। तो आशीष पांडे बैंक ऑफ महाराष्ट्र, किसके बेटा? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ये अब तक बैंक ऑफ महाराष्ट्र में क्या थे? निदेशक थे। ठीक है, और वही हम बात करें कल्याण कुमार जी के बारे में, तो कल्याण कुमार जी PNB के थे। किसके थे बेटा? PNB के, पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया। पंजाब नेशनल बैंक में ये एक निदेशक के रूप में कार्य कर चुके दोनों, और दोनों के लिए अब ये 3 साल का यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया गया है। नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आइए। हम पहले बात कर चुके, लास्ट सेशन में हमने बात की थी नियुक्ति समिति, अपॉइंटमेंट
कमेटी ऑफ द कैबिनेट। ठीक है, तो कैबिनेट की जो अपॉइंटमेंट कमेटी होती है उसके द्वारा रिकमेंडेशन होता है। उससे पहले FSIB बैंक के क्षेत्र में FSIB नियुक्ति करती है FSIB, और अनुमोदन, फाइनल अनुमोदन कौन देता है? कौन? ACC के द्वारा इसका अनुमोदन किया जाता है कि हाँ जी इनको अपॉइंट कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि FSIB एक संस्था है, FSIB यह रिकमेंड करेगी और ACC क्या कर देगी? फाइनल कर देगी, और यहाँ पे अपॉइंटमेंट हो जाएगा। ये प्रोसेस है पूरा। ठीक है, FSIB क्या है जी? यह क्या है? वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो, वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो। ठीक है साहब, डन। यहां तो कोई दिक्कत परेशानी? FSIB को चलेगा। FSIB को 2022 में स्थापित किया गया, 2022 में इसको स्थापित किया गया था। मैं कुछ नहीं आता है मेरे दिमाग में कि भाई 2022 में स्थापित किया गया था, तो उससे पहले कुछ था नहीं था क्या? पहले कैसे काम चल रहा था? फिर पहले कैसे काम चल रहा था? तो पहले बेटा BBB हुआ करता था, इसकी जगह पहले हुआ करता था BBB। BB एक संस्था थी जो काम करती थी पहले बैंक बोर्ड ब्यूरो। क्या था? बैंक बोर्ड ब्यूरो, बैंक बोर्ड ब्यूरो, BUREAU, बैंक बोर्ड ब्यूरो हुआ करता था। 2022 में इसको स्थापित कर दिया किसने? FSIB ने। यानी कि जो बैंक बोर्ड ब्यूरो काम करता था अब वो काम करता है FSIB। ठीक है, मेनली काम क्या होता है FSIB का? कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक होते हैं, जो पब्लिक बैंक होते हैं, पब्लिक बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। कौन से बेटा? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक रहेंगे उन बैंकों में जो नियुक्ति होती है, उन बैंकों में नियुक्ति जो हो रहेगी, अपॉइंटमेंट जो रहेंगे, उनकी सिफारिश करती है ये। ठीक है, नियुक्ति की एडवाइस करती है। ठीक है साहब, नियुक्ति की सिफारिश करती है। डन, क्लियर। अभी FSIB के चेयरमैन कौन है? भानु प्रताप शर्मा। कौन है बेटा चेयरमैन? कौन है अभी इसके? कौन है साहब? भानु प्रताप शर्मा। डन, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? पक्का? ठीक है, इसी तरीके जब मैंने कहा था पब्लिक बैंक, तो भाई यूनियन बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया दोनों ही पब्लिक बैंक हैं और भारत के दो बड़े सार्वजनिक पब्लिक क्षेत्र के ये बैंक हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर प्राइवेट बैंक हो तो इनकी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सार्वजनिक बैंक है, इसलिए FSIB की रिकमेंडेशन की जरूरत यहाँ पे पड़ी। डन, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सितंबर 2025 के लिए कुल GST संग्रह क्या था, जिसमें साल दर साल 9.1% की वृद्धि हमें देखने को मिली और पिछले महीने की कुल तुलना में 1.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। पता ही सर, ऑप्शन 1,86 करोड़, 1.89 लाख करोड़, 1.73 लाख करोड़, 1.95 लाख करोड़। बताइए सर कौन सा ऑप्शन यहाँ पे ठीक है? कौन सा ऑप्शन आपको लगता है ठीक है? ठीक है, तो बताइए सर कौन सा ऑप्शन यहाँ पे ठीक लगता है आपको? 10 सेकंड का समय दे रहा हूं सबको, 10 सेकंड का समय यहाँ पे दे रहा हूं सबको। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे ठीक है? तो 10 सेकंड खत्म होते हैं अब, और राइट ऑप्शन हमारा है 1.89 लाख करोड़ का अब की बार कलेक्शन है, जो साल दर साल 9.1% की ग्रोथ के साथ बढ़ रहा है। 9.1% की ग्रोथ के साथ लगातार बढ़ रहा है। और महीने की मैं बात करूं, ये तो है कि वार्षिक, एनुअली है ना। और मंथली की बात करें हम, मंथली 1.5% ग्रोथ कर रहा है भाई कलेक्शन। ठीक है, डन, क्लियर पॉइंट। अब आप सभी को पता है कि GST में सुधार हुए हैं, जहां पर भोजन यानी खाने से रिलेटेड, मेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ऑटोमोबाइल्स समेत लगभग 375 ऐसी वस्तुएं हैं जिन पर सुधार किया गया है, जिन पर GST क्या हुआ है? कम हुआ है। ठीक है, क्लियर पॉइंट। तो जो नया स्लॉट है, नई दर है, वो है 22 सितंबर 2025 से शुरू हो चुकी है। लोग उसका फायदा उठाना स्टार्ट कर दिए हैं। डन, तो मैंने फिर से बताया आपको कौन कौन सी चीजें हैं। दवा,
खाना, ऑटोमोबाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब डिवाइसेस पर अब जीएसटी परसेंट कम हो गया है, स्लैब कर हटा दिया है आप सभी को फायदा पहुंचाने के लिए। ठीक है, और ये प्रभाव कब से रहेगा? 22 सितंबर 2025 से प्रभावी हो चुका है। 22 सितंबर 2025 से प्रभावी हो चुका है, यानी कि ये लागू हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, क्लियर पॉइंट यहां तक? डन। चलिए, हो गया ये। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि कौन सा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है। 1 अक्टूबर 2025 को 89 वर्ष की आयु में किस प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता का निधन हो चुका है? ऑप्शन हमारे हैं पंडित रविशंकर, छन्नूलाल मिश्रा, उस्ताद जाकिर हुसैन या पंडित भीमासेन जोशी। बताइए सर, राइट आंसर हमारा क्या है? तो राइट आंसर हमारा है पंडित छन्नूलाल मिश्रा। पंडित छन्नूलाल मिश्रा यहाँ पे राइट आंसर है। इनका निधन हो गया है और यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत कलाकार थे। ठीक है, डन। इनकी मृत्यु हुई है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे हुई है बेटा? मृत्यु हुई है उत्तर प्रदेश, यूपी और मिर्जापुर। मतलब लिख दिया है मैंने, याद नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर में इनकी डेथ हुई है और यह है पद्म विभूषण और पद्म भूषण, दोनों अवार्डी हैं, पद्म विभूषण एवं पद्म भूषण। ठीक है, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। पद्म भूषण को मिला था 2010 में और यह मिला था 2020 में मिला था पद्म विभूषण। आप सभी को पता है पद्म भूषण और पद्म विभूषण भारत रत्न के बाद दूसरे और तीसरे नंबर की उपाधि के रूप में, सर्वोच्च उपाधि के रूप में इन्हें जानते हैं। ठीक है, क्लियर पॉइंट तक? और यह विशिष्ट कोई कार्य करता है अपने क्षेत्र में तब उन व्यक्तियों को दिए जाते हैं। तो पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी को पद्म विभूषण और पद्म भूषण दोनों से सम्मानित किया जा चुका है। तो यह अपने आप में ही प्रतिष्ठित और गौरवान्वित करने वाली पर्सनैलिटी के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुके थे। ठीक है, डन। चलिए, इतना ही था। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट हमारा है कि दालों में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन को कुल कितनी वित्तीय परिव्यय की स्वीकृति दी गई है? दाल मिशन के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं, पूरा आपको पता चल गया दाल मिशन। अब बस सिर्फ मुझे यहाँ पे बताना है कि कितने कितने अमाउंट की यहाँ पे क्या किया गया है, स्वीकृति की गई है, कितना अमाउंट स्वीकार किया गया है दाल मिशन के अकॉर्डिंग, ताकि हम आयात को कम कर सकें, निर्भरता कम कर सकें और उत्पादन और जो खपत है उसके जो बीच का गैप है उसे कम कर दें, खत्म कर दें। ऑप्शन है 1000 करोड़, 11440, 12500, 13000 करोड़। तो बेटा ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है, 11440 करोड़ रुपए का अमाउंट सैंक्शन किया गया है दाल मिशन के तहत। ठीक है, तो दाल मिशन जो मिशन है 2025-26 से चलाया गया था, हम लिख चुके हैं पहले। और कब तक के लिए है? 2030-31 तक के लिए है। 6 वर्ष की अवधि थी, हमने पहले ही बात कर चुके हैं। 6 वर्ष की अवधि इस मिशन के लिए है। ठीक है, ये हम बात कर चुके हैं पहले सारी चीजें। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, चलो एक चीज ऐड कर देते थोड़ी सी यहाँ से कि दाल मिशन के तहत, दाल मिशन तो है ही है, कुछ हम पहले से प्रोजेक्ट चला रहे हैं, कोई हमारी पहल चल रही है। तो बेटा एक चीज आप नोट रख सकते हैं, लिख भी सकते हैं। एक योजना है पीएम आशा मूल्य समर्थन योजना, पीएसएस योजना। एक योजना के बारे में यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगा मैं, पीएसएस योजना जो सपोर्ट करती है। और एक जो है मृदा कार्ड। तो चीज यहाँ पे मैं जोड़ना चाहूंगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हम थोड़ा आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि यह खेती के उद्देश्य के साथ इनको लाया गया है। और पीएम आशा को दालों के लिए ही लाया गया था कि जो पीएम आशा है वो उसका उद्देश्य क्या है। तो जो हमारा एमएसपी है, ठीक है, दालों के लिए जो एमएसपी है उसे सुनिश्चित करने के लिए पीएसएस को लाया गया था। पीएसएस यानी कि पीएम आशा। ठीक है, पीएसएस का दूसरा नाम है पीएम आशा। पीएम आशा एक दूसरा नाम है पीएसएस योजना का। पीएम आशा यानी कि प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, जैसे आ से अन्नदाता और 2 बार आए हैं। ठीक है, और यहाँ पे अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। ठीक है, तो यहाँ तक। तो इसका उद्देश्य था कि जो हमारा ये एक, पहले तो सुन लीजिए, पीएसएस एक प्राइस सपोर्ट स्कीम है। प्राइस सपोर्ट स्कीम, पीएसएस स्कीम है, प्राइस सपोर्ट स्कीम है। जहाँ क्या हुआ है कि उद्देश्य है कि किसानों को उनकी आय का जो उनकी उपज है उनका एमएसपी सुनिश्चित हो। ठीक है,
यानी कि सिंपल सी बात है कि अगर कोई चीज़ एमएसपी जितनी वैल्यू किसानों को मिले, इसको सुनिश्चित करने के लिए यह एक अभियान चलाया गया था, पीएसएस अभियान। ठीक है, और पीएसएस अभियान कब लाया गया था? 2018 में इसको लाया गया था बेटा, आप ये याद रख सकते हैं। मेरा मन करता है आपको बता दूं, कभी एग्जाम आ जाए फिर आप कंफ्यूज हो और आपको पता नहीं चले कि पढ़ा तो था लेकिन आधा अधूरा पढ़ा था। ठीक है, तो 2018 में इसको लाया गया था, सिंपल सा, और इसका उद्देश्य था किसानों की आय को बढ़ाना, ठीक है, और उनको सुरक्षा देना, राइट। और ये सब स्टार्टिंग में किसके लिए लाया गया? दाल के लिए लाया गया, दाल, कपास और तिलहन, 3 चीज़ों के लिए इसको लाया गया था, पीएम आशा को। और इस ठीक है, यही था बस, है ना। मैंने बता दिया कि एमएसपी पर खरीद हो, एमएसपी गारंटी मिले, बाजार में मूल्य गिरावट मिले तो सरकार हस्तक्षेप करेगी, इस अभियान लाया गया था, है ना, डन। और राज्य सरकार के सहयोग से इसे चलाया गया था। एक दूसरा हमने बात की थी कि मैंने बताया मृदा कार्ड के लेकर, ठीक है, तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड एक योजना थी जिसका उद्देश्य था कि जो उपज है उसको संतुलित करें ताकि हम जो उर्वरक हैं उन्हें तरीके से प्रयोग कर सकें। ऐसा होता है कि हमें जब हमें सब एक एग्जाम्पल से समझो, ठीक है, हाँ, हमारे बच्चे ने पेपर दिया और हमें रिपोर्ट कार्ड मिला स्कूल से, ठीक है, रिपोर्ट कार्ड मिल गया, हमें पता चला कि बच्चे के मैथ में मार्क्स कम आए, राइट। तो हम क्या करेंगे कि अब मैथ पर ज़्यादा फोकस करेंगे। बट अगर रिपोर्ट कार्ड नहीं मिलता तो क्या करते आप? रिपोर्ट कार्ड अगर नहीं मिलता तो आप क्या करते हैं? आप वापस से सेम सीरीज में चल रहे होते जिस तरीके से आप पहले काम कर रहे हैं। तो रिपोर्ट कार्ड मिलने से हमें स्पेसिफिक पता चल जाता है कि बेटा हमारे क्षेत्र, हमारे इस एरिया में हम वीक हैं, इस एरिया में हम वीक नहीं है। तो जहाँ वीक होता है उस पर हम ज़्यादा काम करेंगे, राइट। तो इसी तरीके से एक योजना लाएगी मृदा कार्ड योजना, जो मृदा की उर्वरता को लेकर संबंधित बताएगी कि इस मृदा में क्या कमी है, ताकि भारत की जो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है उसका फायदा उठा सकें और जो सॉइल की हेल्थ है, मृदा की जो हेल्थ है, आप उसे समझ सकें और उस हेल्थ के लिए क्या क्या ज़रूरी है वो चीज़ आप उसको दे पाएँ। ठीक है, तुलनात्मक रूप से कि हम धड़ल्ले से लेमन की तरह तक यूरिया और वो सब यूज़ करते जा रहे हैं और उसका एक अच्छा बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। जब आप स्पेसिफिक हो जाते हैं तो आप, सिंपल सी बात है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसे लॉन्च किया गया था, कब लॉन्च किया गया था? 2015 में इस योजना को लाया गया था, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को 2015 में लाया गया था इसी उद्देश्य के साथ। ठीक है, तो मैंने आपको बहुत ही सिंपल एक छोटा सा एग्जांपल देने की कोशिश की और कोशिश की कि आप तरीके से समझ पाए, क्योंकि आप समझेंगे तो आप उसको ज़्यादा दिन तक क्या कहते हैं अपने दिमाग में रख सकते हैं, बट आप रटेंगे तो आप उसको अपने दिमाग में नहीं रख पाएंगे। ठीक है, तो इस कार्ड से हमें मिट्टी की जो गुणवत्ता है उसको पता चलेगी वैज्ञानिक तरीके से, है ना। ऐसा नहीं कि तुक्का फिट लग रहा है, वैज्ञानिक तरीके से उसकी जांच होगी और एक आपको बेहतर एक रिकॉर्ड मिल जाएगा अपनी मृदा को लेकर। तो इससे आपको क्या होगा, जो अंधाधुंध आप उर्वरक लगाते हैं, धुआंधार लगा रहे हैं बिना सोचे समझे, यूरिया, कुछ नहीं तो यूरिया लगा दो, डीएपी लगा दो, ओ दुनिया में मार्केट में दवाई भरी पड़ी है, ठोकम ठाक हो रहा है ना। तो जब हम आपको मृदा के बारे में पता चल जाएगा तो आप स्पेसिफाई हो जाएंगे। जब स्पेसिफाई हो जाएंगे तो आप स्पेसिफिक तरीके से यूज़ करेंगे, तो वह सिर्फ उसी क्षेत्र को इम्पैक्ट करेगा जिसकी उसे रिक्वायर्ड थी, है ना। लेकिन जब आप अलग लगाते हैं तो कहीं ना कहीं जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको भी मार देता है। ठीक है, तो आप फसल के अनुसार फसल की जो रिक्वायरमेंट है आप वो वाली दवाई लगाएंगे, जिससे ओवरऑल हम देख सकते हैं कि एक लंबे समय के लिए लॉन्ग टर्म आप एक भूमि उर्वरता को बनाए रख सकते हैं। इस कार्ड के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि हमारे इस फसल के लिए ये न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है और हमारी मिट्टी में ये न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो इस न्यूट्रिएंट्स के लिए हमें कौन सी दवाई का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो ये मुझे लगा आपको बता देना चाहिए, ताकि आपको, क्योंकि ये भी जो किसान की जो उत्पादकता है उसको बढ़ाने के लिए, दाल हो या कोई और फसल हो उसकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए इन दो योजनाओं को लाया गया था। पीएचएस को तो दालों के लिए, दाल तिलहन, क्या था, दाल तिलहन कपास, 3 चीज़ों के लिए लाया गया था। ठीक है, और ये तो मृदा कार्ड था, सभी के लिए लागू था। ठीक है, तो दाल अभियान की बात हुई तो मैंने आपको बताना समझा कि ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पूरे भारत में विशेषकर कम सेवा वाले क्षेत्रों में डिजिटल सीखने के अवसरों का विस्तार करने के लिए नई दिल्ली में किस मंच का उद्घाटन किया? तो पहले तो आपको पता होना चाहिए जो भी मंच थी, मंच का नाम देख लेंगे भी, लेकिन इवेंट कहाँ पे हो रहा था बेटा? इवेंट हो रहा था नई दिल्ली में। ठीक है, तो इवेंट हो रहा था न्यू दिल्ली में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए, इवेंट कहाँ पर हो रहा था? न्यू दिल्ली में हो रहा था। तो क्या था? नेशनल डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, NIELT, डिजिटल यूनिवर्सिटी NDU, डिजिटल इंडिया लर्निंग हब,
स्किल इंडिया वर्चुअल यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये हमारे ऑप्शन है। किस मंच का उद्घाटन अश्विनी वैष्णव द्वारा किया गया? तो भाई मेरा राइट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर 2। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने शायद ये क्वेश्चन ना पढ़ा हो, आपने अवॉइड कर दिया हो, तो थोड़ा सा टेक्निकल सा है लेकिन बहुत ईजी सा है ना। ये थोड़े बड़े लंबे लंबे वर्ड है, इनसे लेकर आपको डरना नहीं है। ठीक है, तो भारत में डिजिटल शिक्षा की पहुंच के लिए डिजिटल डिजिटल शिक्षा की पहुंच के लिए, ठीक है साहब। तो भाई उद्देश्य क्या है कि डिजिटल शिक्षा की पहुंच हो। नई दिल्ली में NIELT की NDU का उद्घाटन किया। ठीक है साहब, ठीक है। एंड यानी कि डिजिटल यूनिवर्सिटी, NIELT का मतलब एंड, और डिजिटल यूजर यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो NDU यानी कि निलिट डिजिटल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म पर क्या क्या सिखाया जाएगा आपको? क्या क्या सिखाया जाएगा भाई? तो इसमें होगा AI, साइबर सिक्योरिटी, साइबर सुरक्षा, डेटा साइंस, सेमीकंडक्टर, यानी कि जो आज की टेक्नोलॉजी है, जो आज की इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, उसके लिए ऑनलाइन प्रोग्राम चलाए जाएंगे, ऑनलाइन प्रोग्राम चलाए जाएंगे। ठीक है साहब, तो भाई ऑनलाइन प्रोग्राम चलाए जाएंगे जो अकॉर्डिंग जो आज की डेट में रिक्वायरमेंट है, चाहे हम बात करें सेमीकंडक्टर, चाहे हम बात करें AI, चाहे डेटा साइंस की हम बात करें, चाहे हम बात करें साइबर सुरक्षा को लेकर। यानी यहाँ तक कोई दिक्कत? इसमें क्या होगा कि जो वर्चुअल है, वर्चुअल शिक्षा दी जाएगी कि ऑनलाइन सब कुछ होगा। ठीक है, ऐसा नहीं ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन भी होगा, बट ऑनलाइन होगा। वर्चुअली लैब होंगे जहाँ पर जो दूर दराज क्षेत्रों में शिक्षा व्यवहारिक रूप से उपलब्ध नहीं है वहाँ उनके लिए, और सबको प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड कराई जाएगी इन संस्थाओं के माध्यम से। राइट, भारत में अभी 5 ऐसे सेंटर स्थापित किए जाएंगे, 5 सेंटर, 5 सेंटर स्थापित किए जाएंगे भारत में। ठीक है साहब, डन, क्लियर पॉइंट है। ठीक है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि बहुत जैसे ये NIELT चल रहा है क्या? तो सिंपल क्वेश्चन ये है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या? इंफॉर्मेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, सही है। ठीक, यह इसका संचालन करेगा, NDU का संचालन करेगा। और एक सिंपल सा आप याद रख सकते हैं, कहाँ का स्थापित हो रही है? बिहार में हो रही है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मिजोरम और दमन। ठीक है, तो बिहार में मुजफ्फरपुर में, उड़ीसा में बालाशोर, आंध्र प्रदेश में तिरुपति में होगी, और मिजोरम में लुंगलई। ठीक है, दमन में तो दमन ही है। तो यहाँ पे स्थापित की जाएंगी, और यह क्या करेंगे कि ऑनलाइन तो करेंगे, साथ ही ऑफलाइन भी आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, क्लियर? तो उद्देश्य क्या रहेगा इस यूनिवर्सिटी का? डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया के तहत भारत के जो डिजिटल शिक्षा है, आज के डेट में, जो आज के दौर में जो भी तकनीक, टेक्नोलॉजी या फिर जो भी स्किल की जरूरत पड़ रही है, उस स्किल को सिखाना, इस उद्देश्य के साथ इसे स्टार्ट किया गया है। और यह आपको जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनको शेयर करने के लिए PPP मॉडल पर बेस्ड है। ठीक है, तो PPP मॉडल पर बेस्ड है, ये बात याद रखेंगे, PPP मॉडल पर बेस्ड ये है। क्लियर पॉइंट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम BRCP के चरण 3 के लिए कुल कितना बजट आवंटित किया गया है, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल 2025 में मंजूरी दी गई है? तो ठीक है, ऑप्शन हमारे हैं 1000 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़, और ऑप्शन हमारा है 1500 करोड़। ठीक है, तो 1500 करोड़ बेटा आवंटित किए गए हैं किसके द्वारा?
बायोमेडिकल रिसर्च के प्रोग्राम के लिए BRCP के लिए 1500 करोड़ सैंक्शन कर दिए हैं केंद्र सरकार ने 2025 में। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट। और यह प्रोग्राम 2025-26 से चलेगा। कब तक चलेगा? 2030-31 तक के लिए यह सैंक्शन किया गया है। ठीक है, क्लियर पॉइंट, गुड डन। यह है क्या? BRCP क्या है भाई? BRCP है क्या? BRCP भारत सरकार और भारत सरकार प्लस ब्रिटेन है, ब्रिटेन का एक ट्रस्ट है, NGO कह लो, NGO नाम है वेलकम, ब्रिटेन वेलकम, UK वेलकम। ठीक है, तो ब्रिटेन का एक ट्रस्ट है, NGO कह लो, ट्रस्ट का हुआ वैसे तो ट्रस्ट है। उन दोनों के बीच क्या हुआ है? MOU साइन हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है इन दोनों के बीच। क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है भाई? कि भारत में जो जैव चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान होना है उसको बढ़ावा देने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है दोनों के बीच। ठीक है, क्लियर। और इसी के लिए जो इवेंट है, जो अमाउंट सेक्शन किया गया है वो आपके सामने है 1500 करोड़। ठीक है, फेज थर्ड है, तो फेज फर्स्ट और सेकंड कब थे भाई? फेज थर्ड का तो आपको पता चल गया 2025-26 से स्टार्ट हुआ फेज थर्ड। ठीक है, ये है चरण 3। चरण फर्स्ट कब हुआ था जी स्टार्ट? चरण फर्स्ट हुआ था 2008-9 में। ठीक है, और चरण थर्ड हुआ था 2018-19 से 2018-19 से स्टार्ट हुआ था सेकंड। तो ये फर्स्ट हुआ था और ये सेकंड हुआ था। ठीक है, क्लियर। तो आपको तीनों फेजों के बारे में आपको बताया गया, और इसमें जो इन्वॉल्व है भारत की तरफ से, तो भारत की तरफ से इसमें इन्वॉल्व रहेंगे हमारा जैव प्रौद्योगिकी विभाग रहेगा, और साथ ही साथ ठीक है, और यूके की तरफ से हमारा रहेगा वेलकम ट्रस्ट। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इनमें शामिल रहेंगी। आपके सामने क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा है थैंक यू वेरी मच फॉर दिस एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आई होप कि आप अच्छे से पढ़ते रहें और ऐसे सपोर्ट करते हैं वीडियो। सो इफ़ यू आर लाइक द वीडियो, सो काइंडली शेयर, सब्सक्राइब, लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।